हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित वर्ल्ड जियोग्राफी की चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके महाद्वीप, नदियाँ, पहाड़ और महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स की हम चर्चा करने वाले हैं। कलाम अकेडमी की बुकलेट के अंतर्गत जो आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी दी गई है ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपका बड़ा वीडियो रहेगा, थोड़ा सा मैराथन क्लास होने वाली है, तो इसको आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एक डिटेल आपको शेयर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं हाथों हाथ आपको याद करवाते हुए चलूँगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सभी की सभी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन पढ़ेंगे उनको भी, क्योंकि चांसेस है पूछा जा सकता है। पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, भाई ये चीज़ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ये आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझिए, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक स्थान पर जुड़े हुए थे, यानी कि पहले जो थे सातों महाद्वीप ये आपके एक ही स्थान पर जुड़े हुए थे वेगनर के अनुसार। किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में, जिसको वेगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। यानी सातों महाद्वीप जब जुड़े हुए थे तब उसे क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। और पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल राशि थी जिसको वेगनर ने पेंथालासा कहा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये आपका पेंजिया हो गया। पेंजिया के चारों तरफ जल राशि है, इसको क्या नाम दिया गया? इसे पेंथालासा नाम दिया गया। अब आगे देखिए, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, लोरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। यानी कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया जो है ये विभाजित हो गया और इसका उत्तरी भाग जो है वो तो अंगारा लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और अंगारा लैंड को ही लोरेशिया भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका का निर्माण किससे हुआ है, तो ये अंगारा लैंड से आपका हुआ है। यूरेशिया का निर्माण भी आपका अंगारा लैंड से हुआ है, और गोंडवाना लैंड से आपके अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। यानी गोंडवाना लैंड से आपकी ये सारी चीज़ें बनी है। अफ्रीका बना है, दक्षिण अमेरिका बना है, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण आपके गोंडवाना लैंड से हुआ है। पेंथालासा का जल विभाजित होने से महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो पेंथालासा का जो जल है वो भी विभाजित हुआ तो महासागरों की उत्पत्ति हो गई। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उत्तर का भाग आर्कटिक महासागर कहलाया। तो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया के उत्तर का जो भाग था ये तो आर्कटिक महासागर कहलाया। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व यूरोप, अफ्रीका के मध्य का भाग जो था ये अटलांटिक महासागर आपका कहलाया। यानी ऊपर का तो आर्कटिक हो गया और मध्य का आपका अटलांटिक हो गया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया भारत के मध्य हिंद महासागर हो जाएगा, और शेष भाग प्रशांत महासागर कहलाया। अंटार्कटिका के चारों तरफ के भाग को दक्षिण महासागर कहा जाता है। तो अंटार्कटिका के चारों तरफ का जो भाग है उसे दक्षिण महासागर कहा जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि एग्जाम में बन सकती है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसमें से स्थल की बात की जाए तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी कि 29% है। और अगर आपसे जल क्षेत्र की बात की जाए जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी कि आपका 71% है। तो ये आप याद रखिएगा, स्थल का जो क्षेत्रफल है वो 29% है और आपके जल का जो क्षेत्रफल है वो आपका 71% है। अगर डेटा में पूछा जाए तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर और 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। टोटल पूछा जाए तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी पर भूमि सतह की ऊंचाई 840 मीटर है। तो पृथ्वी पर जो भूमि सतह है उसकी औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितनी है, तो ये आपकी 840 मीटर है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम से यही समझाया गया है। ये आपका पेंजिया था, पेंजिया के चारों तरफ जो जल था उसे पेंथालासा कहा गया। ये आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गया, फिर इसका भी विभाजन हुआ। अंगारा लैंड से आपका उत्तरी अमेरिका बना और गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया का निर्माण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, पृथ्वी पर ऊंचे व नीचे भागों को संयुक्त रूप से उच्चावच कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो ऊंचे नीचे भाग होते हैं इन्हें उच्चावच कहा जाता है, जिन्हें भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आपके महासागर और महाद्वीप आ जाएंगे, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आपके महासागरों और महाद्वीपों में पाए जाने वाले उच्चावच आ जाएंगे। यानी महासागर और महाद्वीपों में जो उच्चावच पाए जाएंगे, जैसे कि मैदान, पठार, पर्वत, मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय कटक, महासागरीय गर्त यहाँ पर आ जाएंगे। और तृतीय श्रेणी में आपको पृथ्वी पर काम करने वाले विभिन्न बाह्य प्रक्रम, नदी, पवन,
हिमानी आदि द्वारा अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, डेल्टा बालू का स्तूप आ जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा ये समझिए, प्रथम श्रेणी में महासागर और महाद्वीप आ जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में महासागर महाद्वीप के ऊपर जो भी आपकी स्थित है, मैदान, पठार, पर्वत, मग्न तट, मग्न ढाल, ये सारे इसमें आ जाएंगे, गर्त वगैरह। और तृतीय श्रेणी में आपके जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि घाटियाँ वगैरह, डेल्टा वगैरह, बालू का स्तूप वगैरह जो कि अपर्दन निक्षेपण से निर्मित होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो सातों महाद्वीप आपके दिए गए हैं, इनकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप जो है अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 29.8% ये अपना एरिया रखता है, यानी कि लगभग 30%। और जनसंख्या इसमें कितनी निवास करती है? 60% निवास करती है एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में आपका स्थित है, जिसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप जो है इसका निम्नतम बिंदु मृत सागर हो जाएगा, -400 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। और ये सवाल आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मृत सागर जो है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, निम्नतम बिंदु है एशिया महाद्वीप का, और इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, -400 मीटर। अब आगे देखिए, एशिया महाद्वीप जो है इसका सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत हो जाएगा। तो एशिया में ही आता है भारत, और एशिया में आपका रूस आता है। तो रूस जो है ये तो आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, और भारत जो है ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर दोनों में चीन हो जाएगा। सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का देखा जाए तो मालदीव है। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार भी कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप की जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, वो हो जाएगी आपकी यांगत्से नदी। इसे क्या कहा जाता है? यांगत्से नदी कहा जाता है। ये आपकी 6300 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये यांगत्से नदी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। अब दूसरे नंबर का महाद्वीप आपका जाता है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 20.3% इसमें जनसंख्या निवास करती है। मतलब क्षेत्रफल इसका 20.3% हो जाएगा, जनसंख्या यहाँ पर 18% हो जाएगी। सर्वोच्च बिंदु अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का तो किलिमंजारो पर्वत हो जाएगा, जो कि आपका तंजानिया में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, मिलान वाला सवाल देके पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में अफ्रीका के अंदर 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखना 5895 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर अफ्रीका महाद्वीप के निम्नतम बिंदु की बात की जाए तो ये आपकी असाल झील है, जो कि जिबूती में स्थित है। ठीक है, -106 मीटर ये हो जाएगी। तो असाल झील जो है ये आपकी जिबूती में निम्नतम बिंदु है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग नाइजीरिया है। तो अल्जीरिया और नाइजीरिया, अल्जीरिया तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, नाइजीरिया जनसंख्या के अकॉर्डिंग अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और सेशेल्स जो है ये आपका अफ्रीका का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देश हो जाएगा। अफ्रीका के सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी, जिसकी आपकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है उत्तरी अमेरिका। अभी तो इनके बारे में हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तरी अमेरिका जो है यहाँ पर आपका एरिया कितना हो जाएगा? तो 24.7 मिलियन आपका वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर। और 16.2% ये अपना एरिया रखता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या आपकी 7.5% लगभग निवास करती है। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग इनका क्रम दिया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। जैसे कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये तो आपका नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, लेकिन ये आपका नंबर 4 पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर आपसे तीसरा पूछा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरा आपका यूरोप है। तो ये यहाँ पर आपका क्रम दिया गया है, तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्षेत्रफल वाला जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है, जिसे डेनाली के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके अलास्का में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलास्का में स्थित है, डेनाली के नाम से जाना जाता है माउंट मैकिनले। ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी आपकी 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे निम्नतम बिंदु मर्त घाटी हो जाएगी उत्तरी अमेरिका में, जो कि आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है, -86 मीटर। तो मर्त घाटी याद रखना कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है।
उत्तरी अमेरिका में। देखो मर्त सागर अलग है, मर्त घाटी अलग है। मर्त सागर आपका कहाँ पर है? एशिया में है, लेकिन मर्त घाटी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका का, तो कौन सा हो जाएगा भैया? कनाडा हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे छोटा देश पूछा जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सेंट किट्स और नेविस हो जाएगा, और आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग सेंट किट्स और नेविस हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की आपकी मिसौरी नदी है, इसे कहा जाता है मिसौरी नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका जो है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, जो कि आपकी अर्जेंटीना में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखा है, एकांकागुआ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चौथे नंबर का आपका एरिया के अकॉर्डिंग है, तो याद रखिए एकांकागुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका की है। और सबसे निम्नतम बिंदु होगा लेगुना डेल कार्बन हो जाएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका का है, सबसे निम्नतम बिंदु है। ब्राज़ील जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा सूरीनाम आपका दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कनाडा अमेरिका था, तो याद रखना। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपकी अमेजन नदी हो जाएगी, जबकि यहाँ पर मिसौरी नदी थी, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। बेसिक सवाल यही बनेगा आपका। आगे देखिए अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका के बारे में ये आपके 5th नंबर का एरिया के अकॉर्डिंग हो जाएगा। माउंट विंसन चोटी जो है, जिसे मैसिव के नाम से जाना जाता है, ये आपकी 48-92 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि आपकी अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है, तो माउंट विंसन याद रखना। और सबसे निम्नतम बात की जाए तो डेनमन ग्लेशियर हो जाएगा, वेंटलेट रेंज, ये आपका अंटार्कटिका का। अब अंटार्कटिका की अगर सबसे लंबी नदी देखी जाए तो ये ओनिक्स है। कौन सी हो जाएगी? ओनिक्स। यूरोप महाद्वीप जो है ये आपके 6ठे नंबर का हो जाएगा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर हो जाएगी? आपकी रूस के अंतर्गत हो जाएगी, तो यूरोप के अंतर्गत, रूस के अंतर्गत है माउंट एल्ब्रूस। कैस्पियन सागर जो है ये निम्नतम बिंदु है आपका यूरोप में, -28 मीटर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? रूस हो जाएगा। और सबसे छोटा आपका वेटिंगन सिटी हो जाएगी यूरोप में, तो सबसे छोटा वेटिंगन सिटी है, सबसे बड़ा आपका रूस है। और सबसे लंबी नदी यूरोप की कौन सी है? वोल्गा नदी है, तो याद रखिएगा वोल्गा नदी आपकी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसे ओजिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका एरिया के अकॉर्डिंग 7वें नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर जो जनसंख्या का क्रम है वो अलग है, पहले दूसरे का सेम है, बाकी आपका तीसरे चौथे से अलग हो जाता है। माउंट विल्हिम जो है ये सर्वोच्च चोटी है आपकी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। माउंट विल्हिम पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, 4509 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ईरी झील ऑस्ट्रेलिया में सबसे निम्नतम बिंदु हो जाएगा, -16 मीटर। तो ईरी झील याद रखना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है, और सबसे छोटा आपका नॉर्वे हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। मर्रे नदी जो है, मर्रे और डार्लिंग नदी जो है ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मर्रे नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, 2508 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने डिस्कस करी है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये इस फोटो को आप लास्ट में रिवाइज करके जरूर देख के जाना। यहाँ से एक सवाल बनने का चांसेस आपका 100% है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहला महाद्वीप हमने कौन सा पढ़ा? एशिया महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर है। इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो अक्षांश के अनुसार तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के अनुसार ये पूर्वी गोलार्ध में है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। कुछ भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी है, लेकिन मेनली उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। अब इसके सीमावर्ती महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे स्थलीय भाग में? तो उत्तर पश्चिम में अगर बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप आता है। उत्तर पूर्व में बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका आता है, यानी इधर आपका यूरोप है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका आ जाएगा, इधर आपका अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर तो आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आपका अफ्रीका हो गया, इधर आपका उत्तरी अमेरिका है, और इधर आपका यूरोप हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इधर यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर अफ्रीका है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सीमावर्ती महासागर की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण में तो आपको पता ही होगा हिंद महासागर है एशिया के। पूर्व में पूछा जाए तो प्रशांत महासागर है, तो प से पूर्व हो जाएगा, प से प्रशांत हो जाएगा। पश्चिम में आपका भूमध्य सागर है और लाल सागर है, तो पश्चिम में भूमध्य सागर और लाल सागर हो जाएगा। लेकिन आर्कटिक सागर काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। आगे देखिए, अब अन्य विशेषताएं देखिए, जैसे कि एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि तथा सभ्यताओं का पालना इसे कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप, सभी धर्मों की आद्य भूमि, सभ्यताओं का पालना इसे कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से पृथक लाल सागर और सुएज नहर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल काफी बार एग्जाम में टपक चुका है, तो याद रखना।
एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो स्वेज नहर या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा या लाल सागर मिलेगा। तो लाल सागर स्वेज नहर जो है ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। और यूरोप से पृथक कौन करेगा एशिया महाद्वीप को? तो मरमरा सागर, काला सागर, काकेकस पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत अलग करते हैं। ठीक है। उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करेगी? बेरिंग जल संधि करेगी। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बेरिंग जल संधि जो है ये किन किन के मध्य है? तो उत्तरी अमेरिका और आपके एशिया महाद्वीप को अलग करती है बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा। एशिया व यूरोप के बीच कुछ पार महाद्वीप देश है जिनका क्षेत्र दोनों महाद्वीपों में स्थित है, जैसे कि रूस है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्की है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका दो महाद्वीप में स्थान है। ठीक है। एशिया व अफ्रीका के मध्य मिस्र भी पार महाद्वीपीय देश है। तो मिस्र भी पार महाद्वीपीय देश है जिसका अधिकांश हिस्सा अफ्रीका में है और कुछ हिस्सा जो है ये स्वेज नहर के पार एशिया में भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिस्र जो है इसका कुछ भाग एशिया में भी आता है और अधिकांश भाग जो है वो अफ्रीका में है। तो इसी तरीके से रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान ये भी आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखना। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। तो अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए, टेलर के अनुसार पूछा जाए, तो मानव की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई है, ये कहाँ से हुई है? आपकी मध्य एशिया से हुई है। ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, मानव की उत्पत्ति का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये आपका अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। सबसे पुराना प्रमाण आपका अफ्रीका से प्राप्त हुआ है मानव की उत्पत्ति का। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों पूछे जा चुके हैं। अब एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत देखिए, कौन कौन से पर्वत है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको काफ़ी सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। हिंदू कुश आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश में हो जाएगा हिंदू कुश पर्वत। इसके अलावा सुलेमान, किरथर, मकरान पाकिस्तान में हो जाएगा, जिसमें सुलेमान आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। एलब्रूज और जेग्रोस पर्वत जो है ये ईरान में हो जाएंगे। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एलब्रूज और जेग्रोस पर्वत। पोंटिक और टोरस आपका तुर्की में है। इसमें टोरस आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपका तुर्की में है। हिमालय तो आपको पता ही है, भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान की सीमा पर है। अराकान योमा, पेगु योमा म्यांमार में है। तो इसमें आपका एक बार एग्जाम में अराकान योमा वाला जो है ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? आपका म्यांमार में है। क्युनलुन जो है ये चीन, तिब्बत में हो जाएगा। टिएन शान पर्वत आपका चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में हो जाएगा। अल्टाई पर्वत याद रखना, ये आपका चीन में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में और रूस में है। यानी 4 जगह पर ये आपका हो जाएगा, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस। तो ये याद रखना। थिंगन पर्वत आपका मंगोलिया, चीन में है। नानसान और सिनलिंगसान चीन में हो जाएगा। बर्कोयांस का आपका पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? ये रूस में है। तो बर्कोयांस जो है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो बर्कोयांस कहाँ पर है? ये रूस में है। अल्टाई पर्वत याद रखना, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस में है। इसके अलावा आप याद रखना, टोरस कहाँ पर है? आपका तुर्की में है। एलब्रूज कहाँ पर है? ईरान में है। सुलेमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मकरान भी याद रख लेना। और हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख पठार है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है ये आपका चीन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि पूछो मत। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि कहाँ कहाँ पर स्थित है? चीन में, कजाकिस्तान में और अफगानिस्तान में स्थित है। इसको तो रट लेना बिल्कुल, CKAF से याद कर लेना। चीन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, CKAF से याद कर लेना इसको, CKAF। ठीक है। ये पामीर का पठार आपका फैला हुआ है। विश्व की छत इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई के कारण ये इसे कहा जाता है। ठीक है। तिब्बत का पठार आपको पता है चीन में हो जाएगा। क्युनलुन व हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। दक्कन का पठार आपका भारत में है, कोई डाउट ही नहीं है। ईरान का पठार आपका ईरान में हो जाएगा। अनातोलिया का पठार आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनातोलिया का पठार जो है ये आपका तुर्की में हो जाएगा। ठीक है। शान का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो शान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में है। अनातोलिया आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, तुर्की याद रखना। यूनान का पठार आपका दक्षिणी चीन में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। साइबेरिया का पठार साइबेरिया में। यहाँ पर मैं बताऊँ 2-3 याद रखने की जरूरत है। शान का पठार याद रखना, अनातोलिया याद रखना, बाकी पामीर का पठार याद रखना, बाकी तो आपको याद है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो भी देख लीजिए। जैसे कि आपका शान का पठार जो है ये अराकान योमा यानी म्यांमार और पेगु योमा पर्वत श्रेणियों के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है। एलब्रूज जेग्रोस पर्वत श्रेणी के मध्य अंतर पर्वतीय पठार आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ईरान का पठार हो जाएगा। ठीक है। अनातोलिया पठार आपका इंपॉर्टेंट है। पोंटिंग
और आपका टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है आपका अनातोलिया का पठार। तुर्की याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए, एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख मैदान हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया का मैदान, ये आपका इराक में हो जाएगा। मंचूरिया का मैदान चीन में हो जाएगा। तुरान का मैदान मध्य एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में हो जाएगा। टोकिंग का मैदान आपका वियतनाम में है और साइबेरिया का मैदान आपका रूस में है। तो आप देख लेना इनमें से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया आपको याद होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है इराक, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम पढ़ते हैं, जो कि आपका दजला फरात नदियों द्वारा निर्मित है। तो दजला फरात नदियों के द्वारा ये निर्मित है। मंचूरिया का मैदान चीन में है, अमूर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तुरान का मैदान आमू दरिया और सर दरिया नदियों द्वारा निर्मित है। टोकिंग आपका रेड होरोंग नदी द्वारा निर्मित है। और यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य में आपका साइबेरिया का मैदान है। तो ये याद रखना, यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य आपका साइबेरिया का मैदान। एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपका बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखना एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। अब अलग अलग महाद्वीप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनके नाम आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो एशिया में से क्या कहा जाएगा, स्टेपीज कहा जाएगा। अब एशिया की प्रमुख झीलें देखिए, मृत सागर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। अब ये मैं पहले आपको एक बार बता चुका हूँ, दोबारा आपका रिवीजन हो रहा है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अगर ये सवाल आपका बनेगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एशिया का निम्नतम बिंदु क्या हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लवणता कितनी है, तो 238 पीपीटी जो है वो इसकी लवणता है, ये आप याद रखना। एक आपकी वोन झील है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोन झील कहाँ पर है, ये तुर्की में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, आपकी वोन झील है, जो कि कहाँ पर है, आपकी तुर्की में है। इसकी लवणता कितनी है, 330 पीपीटी इसकी लवणता है, ये आप याद रखना, ठीक है। 330 ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, 330। तो वोन झील आपकी सबसे खारी पानी की झील है, एशिया में है। बेकाल झील आपकी कहाँ पर है, तो रूस साइबेरिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बेकाल झील। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील है। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, वोन झील है, ठीक है। एशिया का निम्नतम बिंदु मृत सागर है, तो याद रखना। बालकस झील आपकी कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, लोपनूर व किंगई झील आपकी चीन में है। अरल सागर झील आपकी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य है। कैस्पियन सागर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व रूस की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखो एक तो मैंने आपको क्या बताई, वोन झील बताई, वो तो क्या है, सबसे खारे पानी की झील थी, यानी सबसे खारे पानी की झील। इसको एक बार दोबारा देखना, वोन झील जो है ये सबसे खारी झील है, यानी सबसे खारी पानी की झील है वोन झील। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ी पूछी जाए तो बड़ी आपकी कौन सी, कैस्पियन सागर है, ठीक है। एशिया व यूरोप महाद्वीप की विभाजक है आपकी कैस्पियन सागर। तो ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है, याद रखना। टोबा झील जो है ये आपकी इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप में स्थित क्रेटर झील है, इसके भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में स्थित क्रेटर झील है। टोनले सैप झील आपकी कंबोडिया में है। और पेंगोंग झील जो है ये भारत और चीन की सीमा में है, ठीक है, पेंगोंग झील। तो याद रखना कैस्पियन सागर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस की सीमा पर है। विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की कौन सी, कैस्पियन सागर। और सबसे खारी झील कौन सी है, वोन झील है। और वोन झील कहाँ पर थी, तो याद रखना तुर्की में थी, पूछा जा सकता है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखिए, जैसे कि अरब का मरुस्थल है, कहाँ पर हो जाएगा, सऊदी अरब में हो जाएगा। रुब अल खाली मरुस्थल आपका दक्षिणी सऊदी अरब में हो जाएगा। देखो अल आ गया तो ये भी आपका सऊदी अरब में होगा। दस्ते काविर और दस्ते लूत, तो यहाँ पर आपको क्या लग गई, ईरान में क्या लग गई, दस्त लग गई, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दस्ते काविर और दस्ते लूत आपका कहाँ पर हो जाएगा, ईरान में हो जाएगा। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में हो जाएगा। नेगेव मरुस्थल आपका दक्षिणी इजराइल में हो जाएगा। और ये आपके कैसे मरुस्थल है, ये आपके उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। ठंडा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया स्थित ठंडा मरुस्थल है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में टपक चुका है, तो याद रखना गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया स्थित ठंडा मरुस्थल है। टकला मकान भी एग्जाम में आ चुका है, ये आपका चीन में स्थित है। टकला मकान कहाँ पर है, आपका चीन में है। काराकुम या गारागम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। कजिलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। लद्दाख याद रखना ये भारत में, यानी ये भी आपका ठंडा है। टकला मकान आपका ठंडा है, गोबी आपका ठंडा है। तो गोबी, टकला मकान और लद्दाख ये आपके ठंडे मरुस्थल हैं। आगे देखिए, गोबी मरुस्थल याद रखना आपका किसकी सीमा पर है, मंगोलिया पर है गोबी मरुस्थल। अब यहाँ पर
एशिया महाद्वीप की जो कुछ नदियाँ हैं वो भी आप देखिए। अब यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ दी गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। मैं आपको सारी देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है। जैसे ओब नदी है, अल्ताई प्रदेश में इसका उद्गम होता है, ओब की खाड़ी में जाकर ये गिरती है आर्कटिक महासागर में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। येंसी नदी मंगोलिया में इसका उद्गम होता है, कारा सागर आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। तो ये आप खुद से देख लेना। मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सभी चीज़ों पर फोकस करूँगा तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नदी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके पूछे जाने के चांसेस आपके ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नदी क्या है आपकी, यांगतीसी नदी है, जिसका उद्गम आपका किंगई चीन में होता है और इसका जो समापन होता है ये पूर्वी चीन सागर यानी प्रशांत महासागर में होता है। अब ये आपको ध्यान रखनी है, यांगतीसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये सवाल आपसे बन सकता है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी यही है। चीन की सबसे लंबी पूछी जाए तो भी यांगतीसी नदी है, और संगाई शहर के मुहाने पर है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है संगाई शहर किस नदी के मुहाने पर है, तो यांगतीसी नदी के मुहाने पर है। एक आपकी नदी आती है हांगो नदी, तो ये भी याद रखना, हांगो नदी जो है ये बायनहार पर्वत चीन में इसका उद्गम होता है, पीला सागर में जाकर ये गिरती है। पीली नदी भी इसे कहा जाता है, तो पीली नदी किसे कहा जाता है, हांगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, चीन सभ्यता का उद्गम स्थान जो है ये इसे माना जाता है हांगो नदी को, और चीन का शोक जो है ये भी किसे कहा जाता है, हांगो नदी यानी पीली नदी को कहा जाता है। ठीक है, लोयस के पठार यानी पीली मिट्टी युक्त से प्रवाहित होने के कारण इसे पीली नदी कहा जाता है, तो हांगो नदी याद रखना। इसके अलावा यांगतीसी नदी आप याद रखना, एटलीस्ट दो तो याद रख ही लेना भाई, दो अगर याद रखोगे तो इनके आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी और भी नदियाँ हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब सिंधु नदी आपको पता ही है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोकरचू ग्लेशियर तिब्बत से होता है, अरब सागर में जाके गिरती है। दजला फरात नदियाँ जो है ये टोरस पर्वत तुर्की से निकलती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला और फरात तुर्की में हो जाएगी, इतना ध्यान रख लेना। ब्रह्मपुत्र आपकी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इरावरी नदी आपकी म्यांमार से निकलती है, अंडमान निकोबार सागर हिंद महासागर में जाके गिरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने देखी है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, जैसे कि हमने उसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में देखा था, वैसे यहाँ पर भी याद रखना, उत्तर में आपके भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है। उत्तर पूर्व की बात की जाए तो इधर आपका एशिया महाद्वीप है, और पूर्व में हिंद महासागर है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, यहाँ पर एशिया है। ठीक है, और पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर है। पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हिंद है, यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है, और अगर उत्तर में बात की जाए तो भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप आपका हो जाएगा अफ्रीका के ऊपर। ठीक है, अब इनकी अवस्थिति एक बार देखिए, यह अक्षांशों की दृष्टि से आधा उत्तरी गोलार्ध एवं आधा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एवं देशांतरों की दृष्टि से अधिकांश हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में व कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, पूछो मत, तो ये बात आप याद रखना, चारों गोलार्धों में है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाएगा, डार्क कॉन्टिनेंट, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप है, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इंग्लिश में याद रख लेना आप, तो केप ऑफ गुड होप जो है ये अफ्रीका का महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसके पूर्वी किनारे पर बाहर निकला भाग अफ्रीका सुरंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। तो पूर्वी किनारे पर जो बाहर निकला भाग है उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो कि आपका सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती देश स्थित है। तो इस पर आपके सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती देश स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर, लाल सागर व अदन की खाड़ी एशिया से अलग करती है। तो एशिया से कौन अलग करता है अफ्रीका को, हमने देखा था, स्वेज नहर और लाल सागर अलग करती है। अदन की खाड़ी भी याद रख लेना, लेकिन स्वेज नहर, लाल सागर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप को अलग करती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, और यह चारों गोलार्धों में स्थित है, यानी यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश भी गुजरेगा, 0 डिग्री देशांतर भी गुजरेगा, और चारों गोलार्धों में स्थित होने के कारण यह आपका एकमात्र महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्धों में है। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरेगी, कर्क भी गुजरेगी, मकर भी गुजरेगी, विषुवत रेखाएं भी गुजरेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप।
आगे देखिए, सबसे पुराने मानव का प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त होता है। यह अफ्रीका को मानव की जन्मस्थली कहा जाता है। तो अफ्रीका को मानव की जन्मस्थली कहा जाता है, ये आप याद रखना। लेकिन टेलर के अनुसार पूछा जाए कि मानव की जन्मस्थली किसे माना जाता है, तब आप एशिया आंसर करना। लेकिन सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले? अफ्रीका से मिले। अफ्रीका महाद्वीप में संसाधनों का भंडार है, परंतु उनका विकास बहुत कम हुआ है। तो भविष्य में यहाँ पर संसाधनों के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, इसीलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? अफ्रीका को कहा जाएगा। अब अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत आप देखिए, जैसे कि एटलस पर्वत है। अब एटलस पर्वत आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। यह नवीन वलित पर्वत है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोपकाल 4167 मीटर है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, एटलस है कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख पर्वत है। सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन प्रमुख पर्वत है, जो कि आपका मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में स्थित है। तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मोरक्को अल्जीरिया वाला। और ये नवीन वलित पर्वत है, यानी इतना याद रखना, एटलस आपका अफ्रीका का भाग है। डेकन्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है आपका। माउंट किलिमंजारो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में है, जो कि अफ्रीका की आपकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। और ये आपका स्वांत ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरून जो है ये आपका कैमरून में हो जाएगा। तो यहाँ पर माउंट किलिमंजारो आपका इंपॉर्टेंट है और एटलस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। ये शांत ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपका नवीन वलित पर्वत है। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोपकाल है। आगे देखिए, अफ्रीका के प्रमुख पठार देखिए, जैसे कि कटंगा का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटंगा का पठार मध्य अफ्रीका में कांगो और जाम्बिया देश में स्थित है। तो कांगो और जाम्बिया देश में स्थित होने के कारण इसे ही कटंगा का पठार कहा जाता है। यह पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा उत्पादन के लिए कौन सा पठार आपका प्रसिद्ध है भैया? तो कटंगा का पठार प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? कांगो और जाम्बिया देश में स्थित है, मध्य अफ्रीका में। तो ये भी पूछा जा सकता है, मध्य अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मध्य अफ्रीका। अबजीनिया का पठार आपका कहाँ पर है? इथियोपिया और इरिट्रिया में है। इसे इथियोपिया की उच्च भूमि भी कहते हैं। तो इसे नॉर्मली याद रख लेना भाई। अबीसिनिया का पठार कहाँ पर है? अफ्रीका में है। आहागार पठार जो है ये उत्तरी अफ्रीका में, लीबिया और अल्जीरिया में है। लेकिन ये कटंगा का पठार आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रमुख मैदान हैं, जैसे कि सवाना घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसे बड़े शिकार की भूमि, बिग गेम एरिया भी कहा जाता है। तो बिग गेम एरिया कहा जाता है सवाना घास के मैदानों को अफ्रीका में। वेल्ड घास के मैदान भी है, जो कि आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो कौन से हैं? वेल्ड घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो याद रखना, सवाना वाले उष्ण कटिबंधीय हैं, वेल्ड घास वाले शीतोष्ण कटिबंधीय। बिग गेम एरिया किसे कहा जाएगा? तो सवाना घास के मैदानों को कहा जाएगा। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, जैसे कि सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्को में, ट्यूनीशिया में, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया तथा मिस्र आदि देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका का भाग है। यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तक फैला हुआ है। इस मरुस्थल में बुशमैन यानी सांड जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जिसे सांड जनजाति भी कहा जाता है। और ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। सहारा मरुस्थल भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नामीब मरुस्थल भी आपका अफ्रीका का भाग है, जो कि नामीबिया में स्थित है। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपकी केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी, जो कि आपकी केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर है। तो यहाँ पर ये तीनों याद रखना है आपको, केनिया, युगांडा और तंजानिया। KUT से याद रख लेना। विक्टोरिया झील जो है ये KUT में स्थित है, आपका केनिया, युगांडा और तंजानिया में, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। फिर आपकी आती है टेंगानिका झील। टेंगानिका भी इंपॉर्टेंट है, कांगो गणराज्य व तंजानिया के मध्य स्थित है आपकी टेंगानिका झील। मलावी झील आपकी मलावी देश में है। तुर्काना झील इथियोपिया में है। और टाना झील जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी अफ्रीका के भाग है, इथियोपिया में स्थित है। तो टाना झील इथियोपिया में स्थित है, याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। असाल झील जो है ये जिबूती में स्थित है। तो असाल झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जिबूती में हो जाएगी, अफ्रीका का भाग है। चाड झील आपकी चाड में स्थित है। वोल्टा झील आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखना, वोल्टा झील जो है ये घाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घाना में स्थित है और अफ्रीका का भाग है। और नासिर झील आपकी मिस्र में स्थित है।
अल्बर्ट झील की बात की जाए तो ये कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर स्थित है। अल्बर्ट झील कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर। एडवर्ड झील आपकी कांगो गणराज्य और युगांडा की सीमा पर है, यानी अल्बर्ट और आपकी एडवर्ड ये आपको कांगो और युगांडा की सीमा पर है। किवू झील जो है ये रवांडा और आपके जायरे की सीमा पर है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी विक्टोरिया हो जाती है, टेगानिका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाना, असाल, चाड और वोल्टा आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से व्हाइट नील के रूप में होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। हो सकता है यहीं से आपका सवाल बन गया है। सूडान और मिस्र देश से होते हुए ये भूमध्य सागर में जाती है। तो सूडान और मिस्र देश से होते हुए नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्लू नील इसकी सहायक नदी है। सूडान के खार्तूम में व्हाइट नील व ब्लू नील मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर व्हाइट नील मिलती है और ब्लू नील मिलती है और ये नील नदी का निर्माण करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? तो नील नदी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी और आपकी अफ्रीका की भी यही हो जाएगी। इस पर आसवान बांध बना हुआ है, जिसके पीछे नासिर झील स्थित है। तो आसवान बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो आसवान बांध आपका जो है नील नदी पर ही बना हुआ है, जिसके पीछे नासिर झील स्थित है। नील नदी मिस्र में उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है तथा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी को, यानी मिस्र जो है इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले डेल्टा स्थलाकृति का प्रयोग नील नदी के लिए ही प्रयोग में लिया गया था। तो सबसे पहले डेल्टा शब्द का जो प्रयोग लिया गया था नदियों के लिए, तो वो आपके नील नदी के लिए ही प्रयोग में लिया गया था। तो ये भी याद रखना। अब आगे देखिए, जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी का उद्गम जाम्बिया से होता है। हिंद महासागर मोजाम्बिक चैनल में ये जाकर गिरती है, यानी हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बिया से आपकी जेम्बेजी नदी निकलती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एग्जाम में पूछा जाता है, विक्टोरिया जलप्रपात आपकी कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका जेम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, पूछो मत। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जेम्बेजी नदी पर बना हुआ है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है आपकी कौन सी नदी? जेम्बेजी नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात याद रखना। लिम्पोपो नदी जो है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे से निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है। और मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा जो है उसको 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है भैया, या 2 बार पार करने वाली? तो वो लिम्पोपो नदी है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑरेंज नदी भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाती है। कांगो नदी आपकी टेगानिका झील से निकलती है। तो कांगो नदी का उद्गम आपका टेगानिका झील से होता है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कांगो नदी? क्योंकि ये भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। लिम्पोपो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ईस्टर्न एले जलप्रपात आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये भी काफ़ी बार आता है। ईस्टर्न एले जलप्रपात जो है ये आपका कांगो या जायरे नदी भी इसे कहा जाता है। तो कांगो नदी पर बना हुआ है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी जो है कांगो नदी हो जाएगी। ठीक है, जिसका उद्गम टेगानिका झील से होता है। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन आपके पाए जाते हैं और दूसरी सबसे बड़ी नदी है ईस्टर्न एले जलप्रपात आपका इस पर बना हुआ है। अगर पूछा जाए विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपकी कौन सी नदी पर बना हुआ है? जेम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और एक जलप्रपात मैंने अभी और बताया था आपको जो कि नील नदी पर बना हुआ है, जो कि आसवान बांध है। तो ये आसवान बांध भी याद रखना, यानी आसवान बांध, विक्टोरिया जलप्रपात और आपका हो गया ईस्टर्न एले जलप्रपात। नाइजर नदी देखिए, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये लोमा पर्वत नाइजर देश से प्रवाहित होती है, गिन्नी की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है कौन सी आपकी? नाइजर नदी। और पाम ऑयल के परिवहन के कारण इसे तेल नदी भी कहा जाता है। तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाए तो याद रखना। और वोल्टा नदी आपकी घाना से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाती है। कांगो आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज भी इंपॉर्टेंट है, जेम्बेजी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तर में तो आपके आर्कटिक महासागर आता है, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर आ जाएगा और पश्चिम में प्रशांत महासागर आ जाएगा। तो यानी पश्चिम में तो आपका प्रशांत महासागर है, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और आपका दक्षिण में दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। तो इधर तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में तो दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तर में आपका आर्कटिक हो गया, दक्षिण में आपका दक्षिण अमेरिका है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में एशिया महाद्वीप आपका हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम में इधर आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के। ठीक है,
यह अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरों की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका, और उत्तर पश्चिम में ही यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के, यह आप याद रखना। अब आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वत है, जैसे कि अलास्का श्रृंखला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अलास्का श्रृंखला आपकी उत्तरी अमेरिका में हो जाएगी, श्रृंखला यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। इसका विस्तार अलास्का प्रायद्वीपीय से कनाडा तक है, तो इसका विस्तार अलास्का प्रायद्वीप से कनाडा तक हो जाएगा। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, माउंट मैकिनले चोटी आपकी किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अलास्का रेंज में स्थित है, अलास्का श्रृंखला जो है उसमें स्थित है आपकी माउंट मैकिनले चोटी, 61-90 मीटर इसकी ऊंचाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल बनाएगा एग्जामिनर तो यहीं से बनाएगा। अपलेशियन पर्वत जो है ये यूएसए के पूर्वी भाग में है। ब्रुक्स श्रेणी जो है ये उत्तरी अलास्का में आपकी हो जाएगी। रॉकी पर्वत की बात की जाए तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। कनाडा और यूएसए में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली सबसे लंबी श्रेणी है। तो कनाडा और यूएसए में बात की जाए उत्तर दक्षिण दिशा में फैली सबसे लंबी श्रेणी अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला है। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनले है, लेकिन सबसे लंबी श्रेणी अगर उत्तरी अमेरिका की पूछी जाए तो रॉकी पर्वत है, और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। तो दो सवाल यहाँ पर बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो माउंट मैकिनले है, और रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? तो माउंट एल्बर्ट है। तो दोनों याद रखना भाई, माउंट मैकिनले और माउंट एल्बर्ट दोनों का संबंध उत्तरी अमेरिका से है, लेकिन ये रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च है, ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च है, ठीक है। और ये अलास्का में है माउंट मैकिनले, माउंट एल्बर्ट आपकी रॉकी में है। और कनाडा और यूएसए में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई सबसे लंबी श्रेणी है। अब आगे देखिए, सियरा नेवादा श्रेणी और वासाज श्रेणी आपकी पश्चिमी यूएसए में हो जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेंजी श्रेणी पूछी जाती है, ये कहाँ पर आपकी? कनाडा में है। कास्ट रेंज आपकी यूएसए के पश्चिम तट पर है, और कोस्केड श्रेणी आपकी कोस्ट श्रेणी के पूर्व में यूएसए व कनाडा में है। एल्गेनी श्रेणी आपकी यूएसए के उत्तरी भाग में महाना झीलों के निकट है। व्हाइट श्रेणी जो है ये आपकी यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में है, तो यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में आपकी कौन सी हो जाएगी? व्हाइट श्रेणी हो जाएगी। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल ये आपकी मैक्सिको में है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार देखिए, जैसे कि आपका आता है कोलोराडो का पठार। अब कोलोराडो का पठार जो है दोस्तों पश्चिमी यूएसए में रॉकी श्रेणी के पश्चिम में कोलोराडो नदी के अपवाद क्षेत्र में स्थित है, और यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कोलोराडो का पठार जो है ये पश्चिमी यूएसए में रॉकी श्रेणी के पश्चिम में कोलोराडो नदी के अपवाद में स्थित है। स्नेक पठार आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, पश्चिमी यूएसए में स्नेक नदी के अपवाद क्षेत्र में। लोरेसिया पूछा जा सकता है, कनाडा का पूर्वी भाग हो जाएगा, यहाँ पर स्थित है। ओर्जार्क पठार आपका दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार इंपॉर्टेंट है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी के अपवाद क्षेत्र में स्थित है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आप लोगों को। कोलंबिया का पठार जो है ये कहाँ पर है भैया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोलंबिया नदी के अपवाद क्षेत्र में पश्चिमी भाग पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के, याद रखना। मैक्सिकन पठार जो है ये भी आपका उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिकन पठार भी आपका उत्तरी अमेरिका का है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल व सियरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत श्रेणियों के बीच में अंतर पर्वतीय पठार आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, मैक्सिकन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलंबिया आपका इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के पश्चिम भाग में, और आपका यहाँ पर कोलोराडो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोरेसिया याद रखो तो रख लेना, कनाडा का पूर्वी भाग में स्थित है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मैदान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेरी का मैदान। तो ये प्रेरी का मैदान जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में देखिए। यह महान झीलों के पश्चिम में यूएसए व कनाडा में स्थित है आपके प्रेरी के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपके होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ब्रेड बास्केट, विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। तो याद रखना ये प्रेरी के मैदान जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इन्हें कहा जाता है। इस मैदान में स्थित कनाडा के विनिपेग शहर में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो विनिपेग शहर जो है यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी कनाडा के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक आपका आता है महान मैदान ग्रेट प्लेन, यूएसए में रॉकी और अपलेशियन पर्वत श्रेणियों के बीच में विस्तृत है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल देखिए, चिहुआहुआ मरुस्थल। तो चिहुआहुआ मरुस्थल जो है ये मेक्सिको के पश्चिमी भाग में है,
यह क्षेत्र चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो च से चांदी याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप च से याद रख लेना चिहुआहुआ, ये मैक्सिको के पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एक आपका आता है सोनोरन मरुस्थल, जो कि मैक्सिको के पश्चिमी भाग में है, तो ये भी आपका मैक्सिको के पश्चिमी भाग में है, सोनोरन मरुस्थल। एक है आपका मोजावे मरुस्थल, तो यूएसए के पश्चिमी भाग में है। यानी तीनों अजीब नाम है, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिहुआहुआ मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल और आपका मोजावे मरुस्थल, ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील जो है, झील अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना कहाँ पर है, कनाडा में। तो ग्रेट बियर झील कनाडा में है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ग्रेट लेक्स पूछा जाए, देखो ग्रेट लेक्स अलग है, ग्रेट बियर झील अलग है। तो ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ये यूएसए कनाडा में स्थित है आपकी। लेकिन ग्रेट साल्ट लेक आपकी पूछी जाए तो ये ओनली यूएसए में है। तो साल्ट वाली पूछी जाए तो ओनली यूएसए में, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन ग्रेट बियर पूछी जाए तो ये कनाडा में है। तो ग्रेट बियर तो कनाडा में है और साल्ट लेक जो है ये आपकी ग्रेट वाली यूएसए में हो जाएगी। इसके अलावा अथाबस्का झील आपकी कनाडा में है। विनीपेग झील भी आपकी कनाडा में है, जहाँ पर आपकी गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विनीपेग जगह पर। और ग्रेट स्लेव झील आपकी कनाडा में है और रेंडियर झील भी आपकी कनाडा में है। तो रेंडियर, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, ये आपकी कनाडा में है। लेकिन साल्ट आ जाए तो याद रखना यूएसए में है, और ये साल्ट वाली ज़्यादातर पूछी जाती है। लेकिन बच्चे ग्रेट बियर के अकॉर्डिंग कनाडा आंसर कर देते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अब आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ दी गई है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगभग 11 नदियाँ दी गई है। अब 11 में से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको शायद शेयर करता हूँ, कौन कौन सी यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मैकेंजी याद रखनी है भाई, मैकेंजी जो है ये आपकी उत्तरी अमेरिका की है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है कनाडा से, ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक महासागर में जाती है। कोलंबिया याद रख लेना, कनाडा के पश्चिमी भाग से निकलकर यूएसए प्लस कनाडा प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है कोलंबिया की, तो स्नेक इसकी सहायक नदी है। ग्रैंड कुली बांध इस पर बना हुआ है आपके कोलंबिया नदी पर। कोलोरेडो नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कोलोरेडो नदी रॉकी श्रेणी से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। और आपकी जो कोलोरेडो नदी है ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर दो बांध आपके बने हुए हैं, एक तो हूवर बांध और एक डेविस बांध। तो हूवर बांध और डेविस बांध जो है ये आपके कोलोरेडो नदी पर है। ग्रैंड कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी खाई यही बनाती है आपकी कोलोरेडो झील। कोलोरेडो नदी जो है यही आपकी सबसे बड़ी खाई बनाती है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। और हूवर बांध, डेविस बांध जो है ये आपका इस पर ही बना हुआ है कोलोरेडो नदी पर। इसके अलावा हडसन नदी याद रखना, हडसन नदी जो है ये आपकी उत्तर पूर्वी यूएसए में से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाती है। एक आपकी रियो ग्रांडे नदी है, रॉकी श्रेणी से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है और यूएसए में मैक्सिको की ये सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी आपकी इंपॉर्टेंट है। सेंट लॉरेंस नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखिए आप, ये आपकी ओंटेरियो झील से निकलती है। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है, ओंटेरियो झील से निकलती है आपकी सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक से और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, जिसे सेंट लॉरेंस खाड़ी में जाकर ये गिरेगी। और यह नदी एस्चुरी यानी ज्वारन नदमुख का निर्माण करती है, जिसके कारण बड़े जहाज समुद्र से इस नदी में प्रवेश कर सकते हैं। तो बड़े जहाज इस नदी में प्रवेश कर सकते हैं, ज्वार नदमुख का यह निर्माण करती है। इस नदी के किनारे कनाडा के क्वेबेक वो मार्टियन बंदरगाह स्थित है। तो मोंट्रियल बंदरगाह और क्वेबेक बंदरगाह जो है ये आपके सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। यूएसए और कनाडा के मध्य की सीमा बनाती है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। तो यूएसए और कनाडा के मध्य की सीमा बनाएगी सेंट लॉरेंस नदी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी मिसिसिपी नदी या मिसोरी नदी। ये सवाल अभी आपके अभी 1 महीने पहले ही शायद एक कोई पेपर हुआ था आरपीएससी में, उसने पूछा था आपका मिसिसिपी नदी जो है ये कौन से महाद्वीप का भाग है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो उत्तरी अमेरिका आप याद रखना, ठीक है। सुपीरियर झील के पश्चिम में रॉकी के पूर्वी भाग से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाती है। तो सुपीरियर झील के पश्चिम में रॉकी के पूर्वी भाग से निकलती है, ठीक है, मिसिसिपी या मिसोरी नदी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लगभग 3800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह दोनों नदियां सेंट लुइस में संयुक्त होकर यूएसए के वृहद मैदान में प्रवाहित होती है। सहायक नदियां इसकी होइयो, टेनेसी और कंसास हो जाएगी। पक्षी के पंजे जैसी आकृति का डेल्टा बनाती है। तो याद रखना मिसोरी या मिसिसिपी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसकी सबसे लंबी नदी है, ये इसकी खास बात है। टेनेसी नदी का उद्गम आपके अपलेशियन पर्वत से होता है। टेनेसी नदी में इतना ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका का भाग है। आगे देखिए,
अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए, जैसे कि इस महाद्वीप की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई थी। अमेरिगो वेस्पुगी नामक यात्री के नाम के कारण इसका नाम जो है ये अमेरिका रखा गया था। तो अमेरिगो वेस्पुगी नामक यात्री के कारण इसका नाम अमेरिका रखा गया था और इसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। अब आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है और इंपॉर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका और प्रशासनिक दृष्टि से डेनमार्क का भाग है ये। तो भौगोलिक दृष्टि से तो ये किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये डेनमार्क का भाग है। तो ये बात भी याद रखना, भौगोलिक की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, प्रशासनिक दृष्टि से डेनमार्क यूरोप का भाग है, ठीक है। और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप ही है, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, प्रशासनिक दृष्टि से डेनमार्क का भाग है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर एवं एशिया से बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से तो पनामा नहर अलग करती है और एशिया से बेरिंग संधि अलग करती है उत्तरी अमेरिका वो, ठीक है। तो दोनों अमेरिका की बात की जाए तो पनामा नहर अलग करेगा और एशिया से अलग कौन करेगा, बेरिंग संधि अलग करती है उत्तरी अमेरिका वो। इस महाद्वीप के सीमावर्ती भागों में निम्न द्वीप व खाड़ियाँ सागर स्थित है। उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर व हडसन की खाड़ी स्थित है। उत्तर पूर्व में बैफिन की खाड़ी, बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, पूर्व में न्यूफाउंड लैंड द्वीप स्थित है। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन द्वीप है तथा आपका कैरेबियन सागर हो जाएगा। पश्चिम में कैलिफोर्निया की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर है पश्चिम में। रॉकी पर्वत के पर्वत पदीय भाग में डेनवर शहर स्थित है। तो डेनवर शहर आपका रॉकी पर्वत के पर्वत पदीय भाग में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये आपकी 1 माइल, जिसे माइल सिटी भी कहा जाता है। तो ये डेनवर शहर याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर झीलें देख लीजिए थोड़ी सी, जो महान झीलें हैं यहाँ पर। तो कनाडा और यूएसए के बीच 5 महान झीलें हैं, जिनकी तुलना हाथ की 5 अंगुलियों से की गई है। तो ये पांचों लेक्स आपकी कौन कौन सी है, अतः इन्हें अंगुली नीमा झील भी कहा जाता है, तो फिंगर लेक्स भी इन्हें कहा जाता है और इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, इन झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर सुपीरियर झील, फिर आपकी मिशिगन झील, फिर ह्यूरन झील, फिर ईरी झील और आपकी ओंटारियो झील। तो याद रखना कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, SMHEA, ठीक है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ये आपकी ह्यूरन झील और ये आपकी ईरी झील और ये ओंटारियो झील। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम हो गया, जो कि आपकी 5 लेके, ठीक है। इन्हें फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। इन झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम पूछा जाए तो फिर आपकी सुपीरियर सबसे पहले आ जाएगी, सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर आपकी ह्यूरन आ जाएगी, फिर मिशिगन है, फिर ईरी है और ओंटारियो आपकी लास्ट में है। तो ओंटारियो लास्ट में, ईरी है, मिशिगन, ह्यूरन, सुपीरियर। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है। सुपीरियर झील कैस्पियन सागर के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा ताजे पानी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन महान झीलों में से 5 झीलें यूएसए व कनाडा के बीच सीमा बनाती है, जो निम्न है। तो इन महान झीलों में से 4 झीलें जो है ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। ये आप याद रखना, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। यहाँ पर कौन सी आपकी शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मिशिगन शामिल नहीं है। मिशिगन पूर्ण रूप से आपकी यूएसए में है, तो मिशिगन ये भी पूछी जा सकती है। मिशिगन जो है ये पूर्ण रूप से आपकी यूएसए में स्थित है, जबकि चारों सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो ये सीमा बनाती है यूएसए कनाडा की। मिशिगन के निकट ही शिकागो शहर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। तो शिकागो शहर आपका कहाँ पर स्थित है, तो हमें उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, मिशिगन के निकट है। तो पूछा जा सकता है मिशिगन के निकट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ही मांस की सबसे बड़ी मंडी है। इन महान झीलों में जल परिवहन हेतु इनके बीच कुछ नहरें भी बनाई गई है, जैसे कि सू नहर सुपीरियर व ह्यूरन झील को जोड़ती है। तो सू नहर किसे जोड़ेगी, तो सू से ही सुपीरियर और ह्यूरन आपका हो जाएगा। इसके अलावा वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच में तथा नियाग्रा नदी व नियाग्रा फॉल के निकट है। तो ये वेलेंड शहर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो उत्तर में तो आपका पनामा नहर है, ठीक है। दक्षिण में आपके मैगलन जल संधि है, सीमावर्ती की अगर बात करें तो दक्षिण में आपका मैगलन जल संधि है। पूर्व में बात की जाए तो अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में तो आपका प्रशांत महासागर हो ही जाएगा, ठीक है। अब अवस्थिति की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में व अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, यानी अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा।
देशांतर के संदर्भ में यह महाद्वीप पूर्णतया पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्णतया पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है अगर देशांतर की बात की जाए तो। ठीक है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में से भूमध्य रेखा तथा मध्य भाग में से मकर रेखा गुजरती है। तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका है इसके मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है और इसके जो उत्तरी भाग से वहाँ उधर से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो मकर रेखा तो बीच में से निकल जाएगी और भूमध्य रेखा ऊपर से निकल जाएगी, तो याद रखना। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें एंडीज पर्वतमाला आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। तो ये इसकी क्या अवस्थिति है दोस्तों। एंडीज पर्वत श्रेणी ये लंबी पर्वत श्रेणी है, तो ये कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी की। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, वो एंडीज पर्वतमाला है। लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय के बाद विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची, अगर ऊंची की बात की जाए तो दूसरी है, लेकिन लंबाई की बात की जाए तो ये पहली है। ठीक है। अर्जेंटीना व चिली के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, यही सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, अर्जेंटीना और चिली वाला, तो ये याद रखना। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह एकांकागुआ है जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है जिसका नाम क्या है, माउंट एकाकागुआ। तो ये याद रखना, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अभी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में कई ज्वालामुखी पर्वत स्थित है जिनमें कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिणी अमेरिका में ही आपका दोस्तों सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। तो कोटोपेक्सी जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा और एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। एंडीज यह पर्वत उत्तरी भाग में 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, पश्चिमी कोर्डिलेरा, मध्यवर्ती कोर्डिलेरा और पूर्वी कोर्डिलेरा। तो पश्चिम, मध्य और पूर्वी 3 भागों में ये विभक्त हो जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार देखिए। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित है। किस महाद्वीप का भाग है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। मोटो ग्रोसो पठार आपका दक्षिणी ब्राजील में है। अल्टीप्लानो पठार आपका बोलीविया पठार में है। ब्राजीलियन उच्चभूमि पूर्वी ब्राजील में है। गुयाना उच्चभूमि गुयाना में है। पराना का पठार आपका दक्षिण ब्राजील में, पराना नदी अपवा क्षेत्र में है। बोलविया का पठार आपका बोलविया में है। बोलविया का पठार आपका दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा। पेंटागोनिया याद रखना, पेंटागोनिया आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोलविया का पठार जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मैदान हैं जैसे कि लानोस का मैदान जो कि आपका कहाँ पर हो जाएगा, वेनेजुएला में हो जाएगा। तो लानोस का मैदान आपका वेनेजुएला में है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। कंपास का मैदान आपका ब्राजील में है और पंपास का मैदान अर्जेंटीना में है। अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो लानोस तो कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। कंपास और पंपास, तो कंपास तो ब्राजील में है और पंपास आपका अर्जेंटीना में है। तो याद रखना पंपास अर्जेंटीना में है, कंपास ब्राजील में है। और कंपास जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और जो पंपास है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये दोनों में बेसिक सा अंतर है। कंपास ब्राजील में है, पंपास अर्जेंटीना में है। पंपास शीतोष्ण वाला है, कंपास उष्ण वाला है और लानोस वेनेजुएला में विस्तार है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र देखिए। ग्रान चाको ये आपका उत्तरी अर्जेंटीना, दक्षिणी बोलविया, पश्चिमी प्रागवे, ब्राजील के मेटाग्रासो क्षेत्र में फैला हुआ अर्धशुष्क वनस्पति का क्षेत्र है। इसे शिकार की भूमि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रान चाको को। तो याद रखना शिकार की भूमि ग्रान चाको को कहा जाता है जो कि शुष्क अर्धशुष्क एवं घास का मिश्रित क्षेत्र है। कटिंगा का जो आपका वनस्पति क्षेत्र है ये कहाँ पर है, ब्राजील में। और कटिंगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेजेंडा भी आपका कहाँ पर है, ब्राजील में। तो याद रखना कटिंगा और फेजेंडा, कटिंगा और फेजेंडा दोनों कहाँ पर है, ब्राजील में है। ठीक है। और ग्रान चाको तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इसे इतना याद रख लेना, हंटिंग लैंड इसे कहा जाता है ग्रान चाको को। ठीक है। बाकी कटिंगा और फेजेंडा जो है ये ब्राज़ील में है। फेजेंडा की एक खास बात है, क्या खास बात है, ब्राज़ील में कॉफ़ी यानी कौवा के बागान के लिए ये प्रसिद्ध है फेजेंडा, और ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अर्धशुष्क वनस्पति वाला झाड़ीनुमा वनस्पति का क्षेत्र हो जाएगा आपका कटिंगा। ठीक है। अब आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये आपका कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है। शीतोष्ण मरुस्थल है, एंडीज पर्वत के पूर्व में है। तो एंडीज पर्वत के पूर्व में है आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपका अट्टाकामा का मरुस्थल पूछा गया था। अट्टाकामा का मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिली व पेरू के मुख्यतः उत्तरी चिली में स्थित है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए
तो ये कौन सा है आपका अट्टाकामा मरुस्थल है। ठीक है, पेंटागोनिया कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका का भाग है। अट्टाकामा मरुस्थल जो है ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और यह अरिका यानी चिल्ली सबसे शुष्कतम स्थान पर है। तांबा नाइट्रेट निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। तो सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार आपका अट्टाकामा में पाया जाएगा और अट्टाकामा जो है यह आपका सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें देखिए। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टिटिकाका झील जो है ये बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची, अगर आपसे नोगमे झील पूछी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची नोगमे झील आपकी टिटिकाका झील है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में छप चुकी है, तो याद रखना। सबसे ऊंची नोगमे झील आपकी टिटिकाका झील है जो कि बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। पोपो झील आपकी बोल्विया में है और मेरा काबो भी पूछी जाती है दोस्तों। मेरा केबो झील जो है ये वेनेजुला में आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये शायद पहले भी आ चुकी है, तो मेरा केबो झील जो है ये आपकी वेनेजुला में हो जाएगी। अब आगे देखिए, बोल्विया पेरू की सीमा पर आपकी कौन सी है, टिटिकाका झील। अब आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ दी गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अमेजन नदी, तो ये याद रखना। दक्षिण अमेरिका के यहाँ के पश्चिम भाग में एंडीज पर्वत दक्षिण पेरू में स्थित है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसकी खास बात क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछी जाए, देखो लंबी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, बड़ी की बात कर रहे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी भैया, नील के बाद अगर पूछा जाए तो ये आपकी अमेजन नदी है। तो ये अमेजन नदी आप याद रखना। ठीक है, अपवाद की दृष्टि से। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील, ये आपकी अमेजन नदी। तो लंबी पूछी जाए तो सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी तो आपकी नील नदी है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी पूछी जाए तो ये कौन सी नदी है, अमेजन नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन अगर अपवाद क्षेत्र से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। और प्रमुख सहायक नदी इसकी मेडीरा और मडेइरा नदी है। तो ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अमेजन नदी जो है ये लंबाई के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपकी नील नदी है, लेकिन अपवाद के हिसाब से देखी जाए तो ये पहले स्थान पर है। अब आगे देखिए, पराना नदी, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, ये आपकी दक्षिण ब्राजील से निकलती है। ठीक है, और ये आपकी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो पराग्वे, उरुग्वे हो जाएगी। तीनों संयुक्त होकर अटलांटिक महासागर के तट पर रियो डी ला पाटा की एस्चुरी में गिरती है। इसके अलावा देखिए, कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलेगी, अटलांटिक महासागर में जाती है, अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो गलत मत करना। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाएगा। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, सेल्वास कहा जाता है। आगे देखिए, यह सदाबहार वन, वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो वर्षा वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का अगर फेफड़ा पूछा जाए यानी कार्बन सिंक किसे कहा जाएगा, तो ये आपके अमेजन वर्षा वनों को ही कहा जाता है। और ये सवाल आपका बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, और ये वन अकेले पृथ्वी के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और अमेजन वर्षा वन जो है ये 20% लगभग ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये भी आप याद रखना। यानी ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का महाद्वीप इसे कहा जाएगा। अमेजन बेसिन जो है ये एक सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें सेल्वास कहा जाता है। तो सेल्वास याद रखना, पृथ्वी का फेफड़ा याद रखना, कार्बन सिंक याद रखना, और 20% ऑक्सीजन का ये उत्पादन करते हैं। अमेजन बेसिन में विश्व की सर्प की सबसे बड़ी प्रजाति एनाकोंडा पाई जाती है। तो सांपों की सबसे बड़ी प्रजाति है एनाकोंडा, ये भी आपके अमेजन बेसिन में पाई जाती है। पनामा नहर दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है, तो बेसिक सा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये पनामा नहर आपकी अलग करती है। ठीक है, इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न अंतर्द्वीप है। तो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए दक्षिण अमेरिका का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका केप हॉर्न हो जाएगा। ब्राजील में स्थित सेंटोस बंदरगाह दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो सेंटोस बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए, जिसे आपके कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ पर हो जाएगा, आपको ब्राज़ील में हो जाएगा। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी व गन्ना का उत्पादक देश भी है। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये ब्राज़ील में होता है। ठीक है, और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, जिसे कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये छोटा सा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। तो इसके बारे में देखिए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम, बिल्कुल भी निवास नहीं करती है। यहाँ पर स्थायी रूप से कोई भी निवास नहीं करता है।
केवल कुछ अनुसंधानकर्ता कुछ समय के लिए यहाँ पर जाते हैं। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसके किनारे पर वेडेल सागर और रोज सागर स्थित है। अंटार्कटिका का 98% भाग जो है ये बर्फ से ढका हुआ है, यानी इसके चारों तरफ बर्फ है, 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसका एक किनारा पाल्मर प्रायद्वीप के रूप में, जिस पर कुछ छोटी वनस्पति पाई जाती है। इस महाद्वीप के तट पर पेंगुइन पाया जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है, पेंगुइन आपके कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये सर्वाधिक आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाए जाएंगे, ठीक है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है। खिसकता महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि पिघलता रहता है, और विज्ञान को समर्पित है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनुसंधान किए जाते हैं, तो ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। यह समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई 2500 मीटर वाला महाद्वीप है। विश्व के समस्त महाद्वीपों में सबसे निम्नतम बिंदु अंटार्कटिका में स्थित है। तो विश्व के सभी महाद्वीपों में अगर सबसे निम्नतम बिंदु देखा जाए तो वो आपका कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, जिसका नाम क्या है, डेनमन ग्लेशियर। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेनमन ग्लेशियर पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी नदी अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो ओनिक्स हो जाएगी। सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा जाए तो लैम्बर्ट ग्लेशियर हो जाएगा। तो लैम्बर्ट भी याद रखना, सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पर कौन सा है, लैम्बर्ट ग्लेशियर है। प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो क्यून मोड पर्वत श्रेणी है, और ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। क्यून मोड पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में हो जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनिक्स याद रख लेना, लैम्बर्ट ग्लेशियर याद रख लेना। आगे देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर वर्षा अत्यंत कम होती है, अतः यह एक बर्फीले मरुस्थल के रूप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्वी व पश्चिमी दोनों गोलार्धों में स्थित है, ठीक है, पूर्व पश्चिमी दोनों गोलार्धों में है। इसमें से सभी 360 देशांतर गुजरते हैं। तो इसमें से सभी 360 देशांतर यहाँ से गुजरेंगे। इसे ग्रीनविच रेखा व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों गुजरती है। तो यहाँ से ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहाँ से गुजरती है। तो ये भी याद रखना, दोनों रेखाएं यहाँ से गुजरेगी, और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में है, और 360 देशांतर यहाँ से गुजरते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जा सकती है। अंटार्कटिका के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में दी थी। तो किसने दी थी, जेम्स कुक ने दी थी। अंटार्कटिका पर सर्वप्रथम 1820 में रूसी यात्रियों लाजरेव और बोलिंग सासेन ने सबसे पहला कदम रखा था। तो किसने रखा था, ये आपके लाजरेव ने रखा था और बोलिंग सासेन ने रखा था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी नाविक जॉन डेविस था। तो ये पहुंचने वाला कौन था, जॉन डेविस था, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला। तो याद रखना, सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जॉन डेविस था, और पहला कदम किसने रखा, लाजरेव और आपके बालिंग सासेन ने रखा। तो लाज रख ली थी इसने, इस तरीके से याद रख लेना। और यहाँ पर आपका जॉन डेविस था पहुंचने वाला, लेकिन कदम किसने रखा, उसने रखा रूसी यात्री। अंटार्कटिका के बीच स्थित दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये एमर्सन थे। ये नॉर्वे के थे, 1911 में पहुंचे थे, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एमर्सन जो थे ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय श्री रामचरण, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो थे वो गिरिराज सिंह सिरोही थे। तो गिरिराज सिंह सिरोही थे। इसके अलावा रामचरण आप ध्यान रखना। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे, गिरिराज सिंह सिरोही, और सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे, श्री रामचरण। अंटार्कटिका पर भारत के कुछ शोध केंद्र स्थित है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983 में बनाया था। तो याद रखना, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला वाला था, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। फिर आपका मैत्री बना 1989 में, 1989 में मैत्री बना था, और भारतीय आपका 2012 में बना था। तो यहाँ से भी कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर सवाल बना के पूछ लेता है, बस दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया गया, 1983 में। मैत्री कब स्थापित हुआ, 1989 में। भारतीय कब स्थापित हुआ, 2012 में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, ठीक है। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो अक्षांश के अनुसार ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अक्षांश के अनुसार आपका यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के अनुसार बात की जाए तो अधिकांश भाग इसका पूर्वी गोलार्ध में है, कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी है, यानी कि ये भी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। सीमावर्ती महाद्वीप पूर्व व दक्षिण पूर्व में तो एशिया आ जाएगा, पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण में अफ्रीका आ जाएगा। तो यानी इधर अफ्रीका है और इधर आपका कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक है। उत्तर में बात की जाए तो आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में बात की जाए तो भूमध्य सागर और काला सागर है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, ठीक है। हालांकि यहाँ से इतना सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर काला सागर है, और पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर है। ज़्यादातर उत्तर में आपको आर्कटिक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत देखिए। एपिनाइन पर्वत है जो कि कहाँ पर है, आपका इटली में। तो एपिनाइन पर्वत आपका यूरोप में हो जाएगा, इटली में।
पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर हो जाएगा। जूरा पर्वत आपका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। वासजेज पर्वत आपका फ्रांस में हो जाएगा। पिनाइन पर्वत जो है ये ब्रिटेन में है। हार्ज पर्वत आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। इसको इसी तरीके से याद रखना, हार्ज, ज से जर्मनी निकाल लेना। ब्लैक फॉरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट भी आपका कहाँ का है, जर्मनी का है। ठीक है। आल्प्स पर्वत ये भी आपका महत्वपूर्ण है। आल्प्स पर्वत तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण यूरोप में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विस्तृत है। तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में विस्तृत है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो माउंट ब्लैंक याद रखना दोस्तों। माउंट ब्लैंक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी आल्प्स पर्वत की। तो अगर आपसे पूछा जाए आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट ब्लैंक है। अलास्का अलग है, ये आल्प्स की बात की जा रही है, तो आल्प्स माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। जोलन पर्वत आपका उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर स्वीडन में स्थित है। स्कैंडिनेवियन पर्वत आपका उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर नॉर्वे स्वीडन में स्थित है, डेनमार्क आदि पर। कैंटाबियन स्पेन में है। दिनारिक आल्प्स आपका दक्षिणी पूर्वी यूरोप में हो जाएगा। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया और सर्बिया में है। कार्पेथियन चेक गणराज्य पोलैंड और रोमानिया में हो जाएगा। पिंडस आपका यूनान में है। काकेसस याद रखना, यह महत्वपूर्ण है। काकेसस जो है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच रूप में स्थित है। इसी श्रेणी में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। तो काकेसस पर्वत जो है ये महत्वपूर्ण है, यह याद रखना। इस पर ही आपकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस स्थित है। ठीक है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, काकेसस पर्वत पर स्थित है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, याद रखना। माउंट एल्ब्रुस जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, काकेसस पर्वत पर स्थित है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, पूछा जा सकता है। यूराल पर्वत भी याद रखना। यूराल पर्वत आपका कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में स्थित है। यूराल पर्वत भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में स्थित है। ठीक है, तो यूराल रूस में हो जाएगा। काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी और काकेसस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यूरोप महाद्वीप के पठार देखिए, सेंट्रल मैसिव पठार। तो सेंट्रल मैसिव पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो सेंट्रल मैसिव वाला जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, मैसिव वाला फ्रांस में है, जो कि यूरोप महाद्वीप का पठार है। मेसेटा पठार जो है ये आपका स्पेन में हो जाएगा, ये भी आपका यूरोप महाद्वीप का पठार है। और यूरोप महाद्वीप के मैदान देखे जाए तो हंगरी का मैदान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके कार्पेथियन और दिनारिक पर्वत श्रेणी के मध्य है। आप तो इतना याद रखना, हंगरी का जो मैदान है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हंगरी का मैदान कहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्टेपीज घास के मैदान जो है ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में स्थित है। तो स्टेपीज घास के मैदान पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में आपके स्थित है। यूरोप की अगर झीलें की बात की जाए तो झीलें भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी कॉन्स्टेंस झील जो है यह झील आल्प्स पर्वत पर स्थित है और यह झील जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल है। लडागो झील जो है यह झील क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी झील है। तो लडोगा झील जो है दोस्तों ये याद रखना, लडोगा झील ये आपकी कहाँ पर है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यह रूस में स्थित मीठे पानी की झील है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपका एग्जाम में बन सकता है। ओनेगो झील ये रूस यूरोप में स्थित मीठे पानी की झील है। यहाँ पर आप लडोगा ध्यान रखना क्योंकि इसके ही पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे देखिए यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइन नदी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राइन नदी आपकी आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से निकलती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। तो राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, जर्मनी में भी कहाँ पर, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये राइन नदी याद रखना। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेज पर्वत से प्रवाहित होती है। विश्व का सबसे व्यस्तम अंतःस्थलीय समुद्री मार्ग है। तो ये सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ब्लैक फॉरेस्ट वाला सवाल एक बार पूछा जा चुका है, यहाँ से आपके राइन नदी का उद्गम होता है। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया था, यह राइन नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होती है। सी नदी भी आपकी इंपॉर्टेंट है। सी नदी जो है ये फ्रांस के सेंट्रल मैसिव पठार से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपकी सी नदी है इसके किनारे फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो स्थित है। तो पेरिस आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, टेगस नदी स्पेन में आपकी निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना।
और टेगस नदी जो है इसके किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? टेगस नदी हो जाएगी। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है वो आपकी टेगस नदी पर स्थित है। रोन नदी आपकी आल्प्स पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, तो इसको भी याद रखना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। वोल्गा नदी आपकी वाल्टाई झील वाल्डाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है और रूस में प्रवाहित होती है। डेन्यूब झील आपकी इंपॉर्टेंट है। डेन्यूब झील का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से आपके डेन्यूब झील का उद्गम होता है, जर्मनी से काला सागर में ये जाकर गिरती है। ठीक है, ये सवाल एक बार मेरे आंखों से देखा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, यूक्रेन, मोल्दोवा आदि देशों से प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी के किनारे कई देशों की राजधानियां जैसे कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, ये सभी आपकी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यह यूरोप की सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। तो सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? आपकी डेन्यूब नदी है। ठीक है, ये याद रखना, यूरोप की सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है, जिसका उद्गम आपके ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलेगी, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, यूराल नदी के बारे में भी ध्यान रखना, रूस में प्रवाहित होती है। पो नदी आपकी इंपॉर्टेंट है। पो नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इटली की सबसे लंबी नदी है। तो इटली की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो पो नदी है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और ये इटली में प्रवाहित होती है आपकी टाइबर नदी। इसके अलावा टेम्स नदी आप याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। टेम्स नदी जो है ये आपकी कोट्सवोल्ड हिल्स इंग्लैंड से निकलती है, उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। टेम्स नदी भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेम्स नदी जो है इसके किनारे आपके इंग्लैंड की राजधानी लंदन स्थित है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन, ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। यूरोप महाद्वीप में स्थित फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फिनलैंड को कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित आपका फिनलैंड और इसे हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। यूरोप को एशिया से मरमरा सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा यूराल पर्वत श्रेणी पृथक करती है। तो ये हमने पहले देख लिया था, यूरोप और एशिया को जो पृथक करते हैं वो मरमरा सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत और आपका यूराल पर्वत अलग करता है। यूरोप के उत्तरी भाग में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, जिसमें नॉर्वे तथा स्वीडन देश है। तो नॉर्वे और स्वीडन देश आपके यहाँ पर स्थित है। उत्तर में स्थित बाल्टिक सागर के किनारे वाले देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। तो उत्तर में स्थित जो बाल्टिक सागर के किनारे वाले जो देश हैं इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है यूरोप में। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके? लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हो जाएंगे। अब आगे देखिए, यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश द्वीप समूह स्थित है, जिस पर यूनाइटेड किंगडम्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिम में, तो ये याद रखना, उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश द्वीप समूह स्थित है, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आपके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स आता है। ठीक है, यूरोप की मुख्य भूमि वो ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच इंग्लिश चैनल स्थित है। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंग्लिश चैनल किन किन के मध्य हो जाएगा? तो ये यूरोप की मुख्य भूमि और ब्रिटिश द्वीप समूह के मध्य है। और ब्रिटिश द्वीप समूह आपका कौन सा हो गया, जो अभी हमने देखा, जो कि आपका महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, यूरोप के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, वो उत्तर में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर स्थित है। यूरोप के पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप है, जिस पर पुर्तगाल व स्पेन स्थित है। तो यूरोप के पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप है, तो पुर्तगाल और स्पेन जो है ये आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। यूरोप पूर्व में यूराल पर्वत, वो पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसके उत्तर में आपका लिमोर सागर है, आरापुरा सागर है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिणी महासागर है। पूर्व में बात की जाए तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, पश्चिम में हिंद महासागर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, पश्चिम में हिंद महासागर है आपका, पूर्व में आपका प्रशांत महासागर है, दक्षिण में तो दक्षिण महासागर आ जाएगा, उत्तर में आपका लिमोर सागर, आरापुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी है। बात किसी का नाम हम ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, जिसे ओजिनिया भी कहा जाता है। अब इसकी अवस्थिति अगर देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है
इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सवाल शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पिछली बार पूछा गया था। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? या आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। याद रखना, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जा रहा था, लेकिन द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है। यह पूर्णतया दक्षिणी वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके आसपास निम्नलिखित स्थलीय और जलीय भाग स्थित है, जैसे कि उत्तर में अगर बात की जाए तो न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, आरापुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी और तिमोर सागर। उत्तर पूर्व में कोरल सागर है। तो उत्तर में तो याद रखना न्यू गिनी द्वीप इंपॉर्टेंट है, आरापुरा सागर हो गया, कारपेंट्रिया की खाड़ी होगी, तिमोर सागर हो गया, जो कि अभी हमने देखा था। उत्तर पूर्व में कोरल सागर है। दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो न्यूजीलैंड, तस्मानिया और तस्मान सागर है। तो इधर आपका न्यूजीलैंड, तस्मानिया और तस्मान सागर है। दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो दक्षिण में आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर इसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। तो न्यूजीलैंड और आसपास के अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो इसे ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। न्यूजीलैंड को अगर मिला दिया जाए और आसपास के द्वीपों को मिला दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोसुयुस्को है, या इसे कहा जाता है माउंट कोसुयस्की। माउंट कोसुयुस्की से कहा जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है। माउंट कोसुयुस्को या कोसुयस्की भी आपको देखने को मिल सकता है। 22-28 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। मिलान वाला सवाल भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये आपकी कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। दक्षिणी आल्प्स जो है ये आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा और इसका सर्वोच्च बिंदु ये ओरोकी माउंट कुक हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु माउंट कुक हो जाएगा। एक हमने आल्प्स देखा था, आल्प्स अलग था, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? दक्षिणी आल्प्स की जा रही है। तो दक्षिणी पूछा जाए तब न्यूजीलैंड है और द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हो जाएगी। मैकडोनेल पर्वत श्रेणी आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। हेम्सले पर्वत श्रेणी आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। अब ओशिनिया महाद्वीप के पठार है, जैसे कि किम्बरले का पठार आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो डायरेक्टली पूछा जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा आपका उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपका आ जाएगा किम्बरले का पठार, ठीक है। इसके अलावा देखिए डाउन्स। डाउन्स आपका एक प्रकार का घास का मैदान होता है। शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो याद रखना डाउन्स जो है वो शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें कैंटरबरी कहा जाता है। और दोनों सवाल भर भर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना डाउन्स और कैंटरबरी जो है वो याद रखना, ये तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाएगा, ये आपका न्यूजीलैंड में कहा जाएगा। आगे देखिए ओशिनिया महाद्वीप के जो मरुस्थल है वो देखिए द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है आपका? तो मध्य व पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये याद रखना द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन इंपॉर्टेंट है, गिब्सन भी पूछा जाता है। गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तो ये सब मरुस्थल आपके कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल याद रखना। इसके अलावा गिब्सन, सिम्पसन भी याद रख लेना, ठीक है। ओशिनिया महाद्वीप की झीलें देखी जाए तो आयर झील कहाँ पर है? तो आयर झील आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है आयर झील। और ग्रेडनर झील जो है ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। तो ग्रेडनर झील कहाँ की है? ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। ओशिनिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ देखी जाए तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो है ये प्रमुख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मर्रे और डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स रेंज से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में गिरती है। यह इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, मर्रे और डार्लिंग नदी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बेसिक सा सवाल बनेगा तो यही सवाल आपके आने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में विश्व की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं और कालगुरली और कुलगाड़ी स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में विश्व की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर निवास करती है, यानी दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर। और दक्षिण पश्चिम में विश्व की प्रसिद्ध सोने की खान है जिसका नाम है कालगुरली और कुलगाड़ी। तो ये भी याद रखना है, दक्षिण पश्चिम में इधर की साइड सबसे बड़ी सोने की खान है कालगुरली और कुलगाड़ी। तो पूछी जा सकती है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे विश्व के महाद्वीपों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थल देखिए। अगर आपसे पूछा जाए एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो ये वेनिस और इटली में हो जाएगा आपका। मोतियों का द्वीप ये बहरीन को कहा जाएगा। नहरों का देश किसे कहा जाता है?
तो ये पाकिस्तान को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज यानी उत्तरी अमेरिका में, यह भी हमने देखा था। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाएगा, ये म्यांमार को कहा जाता है। और लोंग का द्वीप किसे कहा जाएगा, जंजीबार को कहा जाएगा। तो सारे बातें इंपॉर्टेंट है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, मोतियों का द्वीप बहरीन, नहरों का देश पाकिस्तान, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस उत्तरी अमेरिका, यूरोप का रोगी तुर्की, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार और लोंग का द्वीप आपका जंजीबार। अब महाद्वीप देखिए जो कि किसके लिए जाने जाते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप और मानव का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसे अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर कहा जाता है, तो अद्भुत वनस्पति और पशुओं का अजायब घर इसे कहा जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की प्रयोगशाला, श्वेत महाद्वीप और खिसकता महाद्वीप इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, फिर आपका कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान याद रखना, रूस और कनाडा याद रखना और संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखना। लेकिन 7वें नंबर पर आपका भारत आता है, ये जरूर याद रखना। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप, अफ्रीका व अंटार्कटिका महाद्वीपों से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर आपकी यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीपों से गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से गुजरती है। तो याद रखना अक्षांश वाली पूछी जाए तो दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और 0 डिग्री देशांतर जो है वो यूरोप से, अफ्रीका से और आपकी अंटार्कटिका से गुजरती है। तो अफ्रीका से तो दोनों गुजर रही है और यूरोप और अंटार्कटिका से आपकी 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई में चैलेंजर गर्त है। तो चैलेंजर गर्त जो है ये आप महासागर पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब मैं आपको बता दूंगा। चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है, जिसकी लंबाई भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 11,034 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थान लीबिया का अल अजीजिया है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो ये क्या है, अल अजीजिया है। ये 58 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान है, लीबिया का है। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टक है। तो वोस्टक सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा, -87 डिग्री सेंटीग्रेड। और अल अजीजिया सबसे गर्म 58 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। रूस के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बर्कोयांस्क जो है, जिसके बारे में हमने देखा था, साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है रूस में। इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे। तो भारत जो है ये आबादी में अब नंबर 1 पे आ चुका है। दूसरे नंबर पर आपका चीन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो यूएसए हो जाएगा और चौथे नंबर पर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। और ये सवाल अभी ये चारों चीज़ें जो है ये 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, एटलीस्ट ये 4 याद रखना। ठीक है, और एक पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, तो 5 याद रख लेना। भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। नाइजीरिया आपका 6ठे नंबर पर है। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा महासागर आपके रह गए, तो महासागर जो है वो आप खुद से देख लेना, 2-3 पेज है, तो आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। उसकी PDF में जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।